हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोमेन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी CHO की क्लास चल रही है और अब तक हम 31 क्लासेस ले चुके हैं और ये 32 नंबर की क्लासेस हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोस्टपार्टम केयर। इससे पहले हम एंटीनेटल केयर पढ़ चुके हैं, इंटरनेटल केयर वो भी हमने देख लिए। गायनिक का हमारा टॉपिक चल रहा है OBG का, और ये वाला पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है OBG का, पोस्टपार्टम केयर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टपार्टम? पोस्टपार्टम किसको कहेंगे हम? ऑप्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग इंटरनेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ केयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो केयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम केयर कहते हैं, और ये मोस्टली कितनी होती है? 6 वीक तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसका मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? ऑप्शन ए है आपका सामने, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, या इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है, या ऑल ऑफ दी अबव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी है, इसमें सभी हो जाएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी भी हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी भी है, और मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी हो सकती है अगर किसका कॉम्प्लिकेशन है? पोस्टपार्टम हेमरेज है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ml ऑफ ब्लड लॉस इन पोस्टपार्टम हेमरेज ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल डिलीवरी होती है, उस कंडीशन में जो पोस्टपार्टम ब्लड लॉस होता है उसको कितना मेजर किया गया है कि कितना है, तब जाकर के वो क्या हो जाए? पोस्टपार्टम हेमरेज की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन है 500 ml है, 200 ml, 1000 ml और 2000 ml। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 500 ml या इससे ज़्यादा क्या होता है? ब्लड लॉस होता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो वो आ जाता है आपका पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेहान सिंड्रोम? सेहान सिंड्रोम किसको कहेंगे? ऑप्शन है डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, डिक्रीज फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस है, इंक्रीज फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, या इंक्रीज फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। इसमें क्या होता है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके फंक्शन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। अब सेहान सिंड्रोम क्या होता है वो भी मैं समझा देती हूँ। तो सेहान सिंड्रोम है वो क्या होता है? सेहान सिंड्रोम इज द पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म कॉज बाय नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका क्या होने लग जाता है? नेक्रोसिस हो जाती है, वो जो मतलब वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? उसमें नष्ट होने लग जाती है, और इसकी वजह से उसमें क्या हो जाता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाता है। किसकी वजह से होता है? इट इज यूजली द रिजल्ट ऑफ सीवियर हाइपोटेंशन और शॉक। अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे उसमें नेक्रोसिस आ जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सेहान सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? प्रेग्नेंट लेडी में हेमरेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो ये सेहान सिंड्रोम है वो किससे रिलेटेड है? पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? इसमें नष्ट होने लग जाती है, उसमें नेक्रोसिस आता है। और नेक्रोसिस किसकी वजह से आ जाता है? इसमें शॉक की वजह से या फिर हाइपोटेंशन की वजह से आता है, जो किसका कॉज हो जाता है? हेमरेज का कॉज होता है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इन वेजाइनल डिलीवरी? कौन सा इसमें रिस्क फैक्टर रहेगा? प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा, प्री एक्लेम्पसिया होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसकी वजह से हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी इज द राइट आंसर। सभी की वजह से क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है इन वेजाइनल डिलीवरी में। प्रोलॉन्ग अगर लेबर है, ठीक है, अगर लेबर क्या हो जाता है? ज्यादा टाइम तक रहता है, डिलीवरी नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाएगा। इसके अलावा प्री एक्लेम्पसिया है उसका, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसका, ट्विंस है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। एलएस अगर है किसी को, एलएस अगर किसी लेडी को किया जा रहा है तो उसमें जो ब्लड लॉस होगा वो कितना होगा। ऑप्शन है 250 से 500 ml तक होगा, 400 से 500 ml तक, 500 से 1000 ml तक होगा, या 1000 से 2000 ml होगा इसका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 500 से लेकर के 1000 ml तक अगर एलएस में क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4T दैट माइट रिजल्ट इन पीपीएच। पीपीएच के अंदर जो 4T होते हैं वो क्या होते हैं जिसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखने हैं ये 4T कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, ट्रोमा, टॉक्सिन, ट्रेवल या टिश्यू होता है, थ्रेड, थ्रोम्बिन, टीयर, टोन होता है, या ट्रोमा, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टोन है, या फिर ट्रेवल, टिश्यू, थ्रोम्बिन और टॉक्सिन है। तो कौन से ऐसे 4T हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। तो वो आपको आंसर बताना है, क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। किसकी वजह से हो सकता है पीपीएच, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। अगर किसी यूट्रस में किसी भी तरह का ट्रॉमा है, कोई इंजरी हो गई है तो इसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। टिश्यूज की वजह से भी हो सकता है, और थ्रोम्बिन कोई क्लॉट है तो उसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। और यूट्रस में अगर किसी भी तरह का टोन नहीं आ रहा है और यूट्रस कैसा एकदम फ्लैक्सी है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। तो ये 4T है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चाहे तो इसको अंडरलाइन कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैनिफेस्ट इन पीपीएच। पीपीएच में क्या नहीं करेंगे, लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड होता है, या ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, या फिर कन्वर्जन आते हैं। तो पीपीएच में कौन सी ऐसी कंडीशन नहीं होती है वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। इसमें क्या नहीं होता है, कन्वर्जन नहीं आते, बल्कि क्या हो सकता है, इसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, फॉल हो सकता है, शॉक की कंडीशन में चला जाता है, जो किसमें होता है, सेहान सिंड्रोम में होता है, जो अभी हमने देखा था। और क्या हो सकता है, हार्ट रेट भी क्या हो सकती है, इसमें इंक्रीज हो सकती है। बट जो पीपीएच है उसमें क्या नहीं हो सकता, कन्वर्जन नहीं आते हैं। Now next question है, which of the following method will can be used for natural release of oxytocin in body। बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो ऑप्शन आपके सामने है, निप्पल स्टिमुलेशन से, या ब्रेस्ट फीडिंग ट्रिगर से, या मसाजिंग ऑल ओवर द ब्रेस्ट से, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। निप्पल स्टिमुलेशन से क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल जो रिलीज है ऑक्सीटोसिन का करने का ये क्या होता है, मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ये हम पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसे जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चंस भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट कॉमन कॉज पीपीएच का क्या है, तो ऑप्शन है यूट्राइन एटोनी है, या कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है, या हाइपरटेंशन है, या ऑल ऑफ द अबाउ। तो राइट आंसर आपका ए है। इसमें यूट्रस अगर टोन में नहीं है, एटोनिक यूट्रस है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी से आप क्या समझते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस है, रिमूवल ऑफ ओवरी है, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, या रिमूवल ऑफ एम्पुला है। तो राइट आंसर इज द ए इज द राइट आंसर। इसमें रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या बोलते हैं, हिस्टेक्टमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूबीटी इन मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज को मैनेज करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है, एक प्रोसीजर यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं यूबीटी। ठीक है, यूबीटी क्या है वो आपको बताना है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी अच्छी तरह से क्या होता है यूबीटी। पहले आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए, क्या होगा यूबीटी की फुल फॉर्म। ऑप्शन है, यूट्राइन बलून टेम्पोनेंट है, यूट्राइन बलून टेम्परेरी है, या यूट्राइन बेल्ट टेम्पोनेंट है, या यूट्रस बलून
टेम्पोनेंट है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट। अभी क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। इस तरह से ये इस प्रोसीजर है। ये एक तरीके से बलून होता है और ये कैथेटर होता है और इसमें ये क्या है, इसको फिट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको इस तरह से इसमें इसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर इसको डाल करके और इसको अंदर फुलाया जाता है यूट्रस के अंदर सर्विक्स से इसको डालते हुए, और यहाँ पर ये फूल जाता है तो क्या हो जाता है, फिर जो पीपीएच है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस तरह से ये एक प्रोसीजर है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है क्या है यूबीटी, ठीक है, किस तरह से की जाती है। अगर आपने कभी गायनिक में ड्यूटी करी है तो आपको पता होगा ही इस चीज के बारे में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग इनसाइड द यूट्रस। कौन सा जो डिवाइस है यूज किया जाता है यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग को रोकने के लिए? तो ऑप्शन है बाकरी बलून और फॉलिस कैथेटर यूज किया जाता है, या मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, या कोड कंट्रोल ट्रैक्शंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे ही इसमें क्या यूज लिए जाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसमें फॉलिस कैथेटर भी यूज किया जाता है, बलून अभी आपने बताया था वो वाला। इसके अलावा मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्या कहते हैं रिमूव किया जाता है मैनुअली, और कंट्रोल प्रोट्रैक्शन भी इसमें यूज लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हैं आर्टरी के थ्रू जो प्लेसेंटा होता है उसको अटैच करके और नीचे क्या करते हैं छोड़ देते हैं, ताकि जो अंदर जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाता है। इसका एक प्रोसीजर होता है किस तरह से इसको करते हैं, तो उससे क्या होता है जो आपकी प्लेसेंटा है वो क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है। तो ये सारे ही जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा इम्प्लांट इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, ये हम पहले ही कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन है आपके सामने प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एसेटा, या वासा प्रीविया, या अब्रप्टिया प्लेसेंटा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब्रप्टिव प्लेसेंटा क्या होता है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये दो चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के 42 डेज तक जो जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसको क्या कहेंगे? 42 डेज का मतलब 6 वीक तक। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल सेप्सिस बोलेंगे, प्लग्ड सेप्सिस बोलेंगे, परप्यूरल सेप्सिस बोलेंगे, या प्रोलॉन्ग्ड सेप्सिस बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा, ये होगा परप्यूरल सेप्सिस होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें। आप देख लेते हैं वीडियो और फिर लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए वीडियो जब स्टार्ट करें उसी टाइम लाइक का बटन दबा दे करें, ताकि बाद में आप भूल जाए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, LAM स्टैंड फॉर। LAM किसके लिए स्टैंड है? LAM की फुल फॉर्म बतानी है आपको, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आसानी से। लिक्विड एसिड मेथड कहेंगे, या लैक्शन एमोनेरिया मेथड कहेंगे, या फिर लैक्टोज एमिनो मेथड कहेंगे, या लाइसोजाइम एंजाइम मेथड कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें है लैक्टेशनल एमोनेरिया मेथड होता है। इसमें क्या होता है मेंसेस पीरियड क्या हो जाता है, सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कब तक? जब तक कि जो मदर है वो अपने बच्चों को क्या कराती है, फीडिंग करवाती है, तब तक। एक्सक्लूसिव फीडिंग है इसमें, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिव फीडिंग करवाती है तो उसको क्या नहीं आते हैं, मेंसेस नहीं आते। और ये एक अच्छा तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, इसको यूज करती हैं लेडीज। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो फीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को और कुछ नहीं देते हैं, और अगर उसी पर डिपेंड रहता है बच्चा तो ये मेथड क्या होता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच? पीपीएच को में जो नर्स है उसका क्या रोल होता है? तो ऑप्शन है असेस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, असेस मैटरनल वाइटल साइन टू एस्टेब्लिश बेस लाइन डाटा है, या असेस फॉर साइन ऑफ शोक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे ही काम क्या करती है? नर्स करती है इसमें पीपीएच को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ पीआरओएम। पीआरओएम की फुल फॉर्म बतानी है। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, या प्री रेंज ऑफ मोशन होता है, या प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, या प्री रिप्रोडक्टिव ऑफ मेम्ब्रेन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी इज द राइट आंसर। प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है पीआरओएम का। है एटोनिक ब्लीडिंग इज ड्यू टू अ लैक ऑफ टोन इन द यूट्रस। यूट्रस में यूट्रस का जो टोन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? एटोनिक ब्लीडिंग होती है। ये सही है या गलत है वो बताना है। तो राइट आंसर ए है। तो क्या है इसका? ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच? ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। सभी इसमें हो जाएंगे। असेस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, असेस मैटरनल वाइटल साइन टू एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा है, असेस फॉर साइन ऑफ शॉक है, और ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंडीशंस इंजेक्शन मेथार्जिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पीपीएच? पीपीएच को रोकने के लिए मेथार्जिन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी देते हैं, लेकिन जो मेथार्जिन जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। किस कंडीशन में आपको नहीं देना चाहिए? वो है ऑप्शन अस्थमा में नहीं देता, या फिर हाइपरटेंशन है उसको, या फिर रीनल फेलियर है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है। तो इसका राइट आंसर हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर किसी लेडी को हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में क्या नहीं करना है? मेथार्जिन इंजेक्शन नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following conditions occur during pregnancy increase the risk of postpartum hemorrhage? कौन सी कंडीशन है? Which of the following condition occur during pregnancy increase the risk of postpartum hemorrhage? किस कंडीशन के कारण पोस्टपार्टम हेमरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं वो बताना है आपको। तो हाइपरटेंशन की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है, या मैक्रोसोमनिया की वजह से ट्विंस प्रेगनेंसी है, या फिर हाइड्रेमनीज है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है क्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या हो जाते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेट आईएम इंजेक्शन एज अ प्रोफाइलेक्सिस इज टू प्रिवेंट पीपीएच? पीपीएच को रोकने के लिए प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर, मतलब पहले से ही क्या दिया जाता है? कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे क्या नहीं हो? पीपीएच नहीं हो प्रोफाइलेक्सिस के रूप में। तो कौन सा इंजेक्शन है जो देते हैं ताकि उसमें क्या नहीं हो? पीपीएच नहीं हो। तो वोवेरॉन है, ऑक्सीटोसिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या डाइजापाम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है लेडी को ताकि उसको क्या नहीं हो? पीपीएच नहीं हो। इसके अलावा जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो एक्लेम्पसिया में दिया जाता है, और कैसे देते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। 10 ml इसमें ईच बटक पर दिया जाता है आईएम। इसके अलावा जो डाइजापाम है वो क्या है? नींद के लिए दिया जाता है, जैसे सेडेटिव यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज? प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे? वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर विद इन 24 आवर ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी है, या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर इन बिटवीन प्रेगनेंसी, या वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी है, या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर आफ्टर 48 आवर ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। जो वेजाइनल ब्लीडिंग जो 24 विद इन 24 आवर के अंदर होती है चाइल्ड बर्थ के बाद, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी पोस्टपार्टम, और इसके बाद जो ब्लीडिंग होती है 6 वीक तक होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपोवॉल्मिक शॉक? ठीक है, शॉक डिफरेंट टाइप्स के शॉक होते हैं, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है। ठीक है, इसी तरह से हेमरेजिक शॉक है। तो ये अलग अलग टाइप के शॉक होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है जो हाइपोवॉल्मिक जो शॉक होता है वो किस टाइप का होता है। तो राइट आंसर है इसका ए इज द राइट आंसर। हेमरेजिक शॉक होता है
जिसमें क्या हो जाता है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बॉडी का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से कौन सा हो जाएगा, वो हाइपोवॉल्मिक शॉक कहलाता है। और एनाफाइलेक्टिक जो शॉक होता है वो एलर्जी की वजह से होता है। न्यूरोजेनिक शॉक होता है, इसमें क्या हो जाता है, किसी भी तरह की जो ब्रेन में डिसफंक्शन हो जाता है उसकी वजह से होता है। और सेप्टिक जो शॉक है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, शॉक हैं। इसके अलावा मैंने और भी आपको डिटेल से बता दिया है ये शॉक के बारे में, पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं उनके बारे में। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, इसके साथ साथ मैंने आपको इसमें डिस्क्राइब भी कर दिया है इसकी थ्योरी भी। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye and thank you for watching my video.